यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसका किसी प्रकार का अपमान या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैप्टर 31 वादा। आरव को अफसोस हुआ कि उसने रैंडमली टेस्ट पेपर्स चुन लिए। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो अपने रिज्यूमे में लिखे इंग्लिश और फ्रेंच को ही चुनता, लेकिन अब वो बस हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। ये तो बस एक शौक है, मुझे विदेशी भाषाओं में थोड़ी काबिलियत है। ओह, और कौन कौन से जन्मजात टैलेंट हैं तुम्हारे? जास्मिन ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए शक से भरे चेहरे के साथ पूछा। आरव ने अपनी नाक खुजलाई, क्योंकि वो ये बताने में शर्मिंदा हो गया था कि उसमें वाकई कई इनबिल्ट स्किल्स थीं। वो लड़ाई और कत्ल में सबसे ज्यादा माहिर था, लेकिन हाईटेक मामलों में भी वो एयरक्राफ्ट, टैंक, हथियार और हैकिंग जैसी चीजों को कंट्रोल करने में भी एक्सपर्ट था। मगर ये सब बातें इस माहौल में बताना सही नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया। नहीं, इस दिमाग में बस इतनी ही जगह है, मेरी प्यारी बीवी जी। मुझे ऐसा मत बुलाओ। जास्मिन ने फिर से झुंझलाते हुए उस अजीब से संबोधन को रोका, जिससे उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगी। गुस्से में वो बोली, आरव, चाहे जो भी वजह हो, तुमने जब श्रृंगार इंटरनेशनल ज्वाइन किया और मेरी कंपनी में एम्प्लॉय बने तो कुछ बातें तुम्हें क्लियर कर देनी चाहिए थी। कहीं तुम मुझे निकालने का इरादा तो नहीं रख रही? आरव ने दुखी होकर हाथ उठाए। अरे मेरी प्यारी, मतलब बॉस जास्मिन, बड़ी मेहनत से तो तुम्हारी शर्तों के हिसाब से एक जॉब मिला है, ऑफिस में बैठने वाला इज्जतदार साफ सुथरा काम। अब इतनी बेरहमी तो मत दिखाओ ना। भले ही मैं थोड़ा दूसरों से ज्यादा हैंडसम पैदा हुआ हूँ, जिससे बाकी कर्मचारियों को जलन हो सकती है, लेकिन मैं वफादार आदमी हूँ, किसी और लड़की में दिल नहीं लगाऊंगा। वैसे भी बाहर के फूल कभी घर के फूल जैसी खुशबू नहीं दे सकते, है ना? चुप रहो। जास्मिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका। होठों पर गुस्से का चाप था और चेहरे पर चिढ़। क्या ये सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स ऐसे ही होते हैं, या फिर अमेरिकियों का सोचने का तरीका ही अलग है? आरव अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहा। उसे खुद नहीं पता था कि जास्मिन के उस शर्माए से चेहरे को देखकर उसे इतना सुकून क्यों मिलता है। जैसे किसी शायर ने लिखा था, तेरी मुस्कान देखकर दिल को सुकून मिलता है, जैसे खिलते हैं फूल, मौसम सुहाना लगता है। हालांकि जास्मिन बाहर से किसी कमल के फूल जैसी लगती थी, लेकिन उसके अंदर वो कोमलता नहीं थी। उसका मैच्योर, शहरी महिला वाला आत्मसम्मान और साथ में मासूम सी बचपना, यही चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती थी। कुछ देर बाद जास्मिन शांत हुई। उसकी आंखों में एक किस्म का हत्या वाला लुक था। उसने कहा, आरव, जब हम ऑफिस में हैं, तो हमें 3 नियमों पर सहमति बनानी होगी। नोट, ये वही 3 नियम हैं जिनका आरव को पालन करना होगा। ठीक है, जब तक तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल रही, मैं सब मानने को तैयार हूँ, आरव ने कहा, क्योंकि उसे उस लड़की से बहस करने का मन नहीं था। पहला, तुम मुझे उन बेहुदे नामों से नहीं बुलाओगे। बाकी सबकी तरह मुझे बॉस जास्मिन या सीईओ ही कहोगे। दूसरा, तुम बिना पूछे मेरे ऑफिस में नहीं घुसोगे और सबके सामने हम दोनों के बीच दूरी बनी रहनी चाहिए। तीसरा, तुम कंपनी में किसी को भी नहीं बताओगे कि हम शादीशुदा हैं। चौथा, रुको, ये 3 पॉइंट लो था ना? चौथा कहां से आ गया? आरव ने विरोध में हाथ उठाया। धड़ाम, जास्मिन ने दोनों हाथ डेस्क पर पटके आंखें बड़ी कर ली। मैं जितने पॉइंट्स कहूंगी उतने ही होंगे, बीच में टोकना मना है। हाँ ठीक है, आरव ने मजबूर होकर मुस्कुराहट दी। जास्मिन ने आगे कहा, चौथा, जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, मैं तुम्हें बारीकी से मॉनिटर करूंगी। तुम ऑफिस का माहौल नहीं बिगाड़ोगे। जब तक तुम अपना काम करोगे, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। भले ही तुम कोई बहुत खास परफॉर्मेंस न दो, लेकिन अगर तुमने गड़बड़ी की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पांचवा। जास्मिन की बातें 10 मिनट तक चलती रहीं और आरव जम्हाई लेने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वो लगभग खत्म हो गई, तब, बॉस जास्मिन, अब हो गया हो तो मैं निकलूं? आरव ने डरते हुए पूछा। कहीं फिर से वो नियमों की नई लिस्ट न सुना दे। उसे तो अब तक गिने हुए पॉइंट्स भी याद नहीं थे। जास्मिन ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। आज के लिए यहीं तक। जो भी कहा गया है उसका पालन करना होगा। ऑफिस से बाहर क्या करते हो मुझे मतलब नहीं, हमारी आपसी शांति की संधि है, लेकिन ऑफिस में रहते हुए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ, आरव तुरंत खड़ा हुआ।
अंगड़ाई ली और बाहर निकलने लगा। इसी दौरान ऑफिस में रखा एक स्टाइलिश नीले रंग का फोन बजा। जास्मिन ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया, बटन दबाया और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ ठंडी आवाज में उसकी सेक्रेटरी अनिका ने कहा, बॉस जास्मिन, जनरल मैनेजर रंजित ने आपको आज रात ब्लू बे होटल में डिनर पर इनवाइट किया है। ऑटम फैशन शो के इस साल के कोलेब्रेशन को लेकर बात करनी है। रंजित नाम सुनते ही जास्मिन ने गुस्से में माथा सिकोड़ लिया। अनिका, क्या इसे कैंसिल नहीं कर सकते? फोन के दूसरी ओर अनिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बॉस जास्मिन, आप मिस्टर रंजित के 3 पर्सनल इनविटेशन पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इस बार का मामला ऑटम फैशन शो का है और हर एग्जीबिशन सेक्शन के लिए डोंगवा साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद जरूरी है। अगर अब भी कैंसिल करे तो थोड़ा। ठीक है, समझ गई। जास्मिन ने होंठ दबाए। अरेंज कर दो, आज रात जाऊंगी। 2 लोगों के लिए सीट बुक करो। बॉस जास्मिन, क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं। जास्मिन ने आरव की ओर देखा जो चुपके से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद कार ड्राइव करूंगी, तुम ड्यूटी के बाद सीधे घर जा सकती हो। ठीक है बॉस जास्मिन। अनिका को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने सवाल नहीं किया। कॉल खत्म होते ही आरव रुक गया, पीछे मुड़ा और हंसते हुए बोला, बॉस जास्मिन, कहीं तुम मुझे ले जाने की तो नहीं सोच रही? ब्लू बे होटल तो 5 स्टार है, मेरी देसी शक्ल वहां जमेगी क्या? और मुझे बिजनेस की कोई समझ नहीं, मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। जास्मिन ने ठंडी मुस्कान दी, तुम्हें ले जाने का कोई मन नहीं है, तुम तो सिर्फ मूर्खता और शर्मिंदगी फैलाते हो। लेकिन तुमसे शादी भी तो ऐसे ही वक्त के लिए की गई है। आज रात तुम्हारा काम है रंजित को मुझसे दूर रखना, जितना दूर रख सको उतना अच्छा। क्या मैं उस पर हमला कर सकता हूँ? आरव ने बोर होकर कहा, सीधा काट डालूं क्या? नहीं चलेगा, उसे मेरे पास मत आने देना, लेकिन बिजनेस की बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। जास्मिन ने एक एक शब्द पर जोर दिया। गहरी सांस लेकर आरव ने उसे अजीब निगाह से देखा और बड़बड़ाया, बॉस जास्मिन, तुम पति हायर कर रही हो या कोई ऑस्कर विजेता एक्टर? हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जब दूसरों के बीच रहो तो अपना रोल ठीक से निभाओ, अगर मर्द हो तो अपनी जुबान निभाओ। जास्मिन ने आरव की मायूसी भरी शक्ल देखकर मन ही मन जीत की खुशी महसूस की। समय बाण की तरह बीता और आरव पीआर डिपार्टमेंट वापस लौट गया। वहां सभी लड़कियां इस बात से उत्सुक थी कि सीईओ ने उसे अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था, और कई तरह की अफवाहें चलने लगी जब तक कि ऑफिस टाइम खत्म नहीं हुआ। पूरे दोपहर अर्पिता अंदर ही अंदर गुस्से से भरी रही। उसे समझ नहीं आया कि जास्मिन, जिसे वो सालों से सम्मान देती आई थी, उसने आरव को क्यों नहीं निकाला और उल्टा अपने ऑफिस में बुलाया। क्या आरव के पास कोई खास बैकग्राउंड है? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे और शायद उसे रात में नींद न आए। आरव ने ऑफिस की लड़कियों का वेलकम कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन ठुकरा दिया और चुपचाप सीईओ के प्राइवेट पार्किंग लॉट की ओर निकल गया। जास्मिन की बेंटली अनाज में बैठकर वो दोनों ब्लू बे होटल की ओर निकल पड़े, जैसा कि तय हुआ था। सूरत सिटी की रात में एक आदमी और एक औरत, दोनों के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। पति पत्नी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति रंजित की एक कॉल की वजह से तय हो चुकी थी। ब्लू बे होटल, जो कि सिर्फ 2 साल पहले बना एक 5 स्टार होटल था, सूरत सिटी के पूर्वी हिस्से में एक हॉलिडे रिजॉर्ट के पास नदी के किनारे पर स्थित था। पूरे होटल की सजावट हल्के और तरोताजा रंगों में थी और इसमें स्कॉटिश डिजाइन का एक भावनात्मक और गहराई भरा स्पर्श था, जो अक्सर ऊंचे दर्जे के बिजनेसमैन को यहां डील्स के लिए आकर्षित करता था। गाड़ी से उतरते ही जास्मिन ने आरव का हाथ पकड़कर उसके बाजू में अपनी बाह डाल दी और एक प्यारी सी निर्भर लड़की का रूप बना लिया। वो शांत स्वर में बोली, चलो। आरव मुस्कुराया, तुम ऐसे कैसे बर्ताव कर रही हो? अगर दूसरों को दिखाना है कि हमारे बीच कोई गहरा रिश्ता है, तो कम से कम मुस्कुरा तो लो। तुम्हारे इस बर्फ जैसे चेहरे को देखकर लोग सोचेंगे कि तुम कोई तुनक मिजाज औरत हो। तुम हो तुनक मिजाज औरत। जास्मिन ने परेशानी में भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तब भी वो मुस्कुरा नहीं पाए। असल में आरव का हाथ पकड़ना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने सिर हिलाया और बोली, यही ठीक है, जब तक हम कोई गलती नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आरव मन ही मन सोच रहा था कि कोई भी इस नाटक को नहीं मानेगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब यह मासूम सीईओ बीवी एक्टिंग करना चाहती है तो मैं भी साथ निभा ही लेता हूँ। होटल के अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ प्रभारत यूनानी खंभे और देवी की मूर्तियां थीं। अंदर पहुंचने पर रास्तों के दोनों ओर तरह तरह की पश्चिमी कलाकारों की ऑयल पेंटिंग्स लगी थीं। भव्य और क्लासिकल सजावट के साथ साथ आधुनिक झलक भी दिखाई देती थी, जिसने ब्लू बे होटल को एक रॉयल एहसास दिया था।
यहाँ आने जाने वाले मेहमान भी पूरी तरह सजे धजे और खुद में घमंड लिए हुए दिखाई देते थे। मुझे ऑयल पेंटिंग्स पसंद नहीं है, आरव ने शिकायत की। मेरे हिसाब से फोटो लगा दो, ज्यादा साफ साफ और असली लगेगा। आरव का हाथ थामे जास्मिन, जो धीरे धीरे उन चित्रों को देख रही थी, उसने नजरें घुमाकर आरव को हिकारत से देखा और कहा, अगर तुम्हें आर्ट की कोई समझ नहीं है तो चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ऐसा ही है, वरना मैं मटन की सीख कबाब क्यों बेचता, आरव ने शरारती अंदाज में कहा। जास्मिन ने उसकी तरफ पलटकर आंखें घुमा दी और धीरे से बोली, याद रखना, जब तक मैं इशारा न करूं तुम एक शब्द भी मत बोलना। हुक्म मानूंगा बॉस जास्मिन, आरव मुस्कुराते हुए बोला। दो अच्छी तरह से तैयार की गई एटिकेट लेडीज उन्हें एक झील की ओर दिखती हुई प्राइवेट बूथ की ओर ले गई। आरव ने ऊपर देखा तो उस बूथ का नाम जूडिस था, जिसमें एक मजबूत धार्मिक रंगत थी। उसी समय सफेद लकड़ी के दरवाजे खुले और एक आदमी अंदर आया जो काले ह्यूगो बॉस सूट में था। उसके बाल घुंघराले थे, चेहरा हल्की दाढ़ी वाला और मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने हाथ से कृपया अंदर आइए का इशारा करते हुए कहा, स्वागत है मिस जास्मिन, हमारे परिवार के यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी ने साफ तौर पर आरव को नजरअंदाज किया, जो जास्मिन का हाथ पकड़े हुए था। उसने उसे एक बार देखा भी नहीं। जास्मिन ने बस हल्के से सिर हिलाया और आरव को लेकर कमरे के अंदर चली गई, जो काफी बड़ा था और लवेंडर की खुशबू से भरा हुआ था, जिससे मन को बहुत शांति मिल रही थी। जास्मिन, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई, एक मोहक आवाज आई। वो इंसान जो बोल रहा था, उसने नीली ड्रेस शर्ट पहनी थी, उसके बाल छोटे और सलीके से कटे हुए थे, चेहरा गोरा और सुंदर था। उसमें एक खास किस्म की गहराई और गरिमा थी, जो किसी आम परिवार से नहीं आ सकती थी। जास्मिन ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया। बॉस रंजित, आपको तकलीफ दी? उसकी ठंडी प्रतिक्रिया से रंजित जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो अब भी एक परिपक्व पुरुष की तरह मुस्कुराता रहा। मैंने तुम्हें कई बार आमंत्रित किया और आज तुमने वक्त निकाला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुम काम में बहुत व्यस्त हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सिर्फ मेरे साथ डिनर पर आए, यही मेरे लिए काफी है। ये देखकर यकीन करना मुश्किल था कि सूरत सिटी के 5 सबसे बड़े परिवारों में से एक के उत्तराधिकारी और एक बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर किसी महिला के लिए इतना विनम्र और भावुक हो सकते हैं। तुम मेरे साथ डिनर पर आए, यही काफी है। इस एक लाइन का कितना असर हो सकता है? बाकी लड़कियां होती तो शायद पिघल जाती, लेकिन जास्मिन बिल्कुल शांत रही और मुश्किल से 2 शब्द बोली, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। रंजित को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने खुद कुर्सी खींचकर कहा, आइए जास्मिन, बैठिए। पूरी बातचीत के दौरान रंजित और उसका नौकर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे जास्मिन के साथ आरव है ही नहीं, जैसे वो कोई हवा हो। जास्मिन को अब एहसास हुआ कि उसने रंजित की समझदारी को कम आंका था। उसने जानबूझकर आरव को नजरअंदाज कर दिया था और लगता था कि वह पहले से ही आरव की पृष्ठभूमि की जानकारी ले चुका था। कौन मानेगा कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ एक कबाब बेचने वाले से शादी कर लेगी? साफ था कि रंजित जान चुका था कि जास्मिन की शादी एक दिखावा है। जास्मिन को मजबूरी में आरव का हाथ छोड़ना पड़ा और वो अपनी सीट पर बैठ गई। आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुद ही पास की कुर्सी लेकर बैठ गया। उसी वक्त एक सीधी सादी हंसी वाले आदमी ने आरव के सामने आकर उसकी कुर्सी पीछे खींच दी और बोला, मैं आपको जानता नहीं हूँ साहब, हमारे यंग मास्टर ने सिर्फ मिस जास्मिन को बुलाया है। आरव या जास्मिन के कुछ कहने से पहले ही रंजित ने हंसते हुए कहा, हरीश, इतनी बदतमीजी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि यह व्यक्ति मिस जास्मिन के बड़े भाई होंगे, वरना इतनी नजदीकी में साथ कैसे आते? बड़े भाई? आरव थोड़ी देर को चौंक गया इन दोनों की एक्टिंग स्किल देखकर, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, कमाल है। आप लोगों को पता भी है कि मेरी जास्मिन मुझे रात में कितना प्यार से बिग ब्रो कहती है। सन्नाटा, जैसे सबने सांस लेना ही भूल गए हों। सिर्फ रंजित और हरीश ही नहीं, खुद जास्मिन भी आरव की इस बेहुदा बात से हकबका गई। उसकी आंखें फैल गईं और ऐसा लगा जैसे वह अभी आरव का गला घोंट देगी। ये बदतमीज, ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की? चाहे उसने वो बात रंजित को जवाब देने के लिए ही कही हो, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा था। जास्मिन को अनायास ही कुछ दिन पहले उनके बीच हुई वो घटना याद आ गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए, एकदम प्यारे और लुभावने। रंजित ने जब जास्मिन के चेहरे पर वो मासूमियत भरी शर्म देखी तो पहले तो वो उसकी उस मासूम अदा पर मोहित हो गया, लेकिन फिर उसके दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कहीं इन दोनों का रिश्ता सच में इतना गहरा तो नहीं?
अब रंजित का चेहरा कुछ सफेद और फीका पड़ गया था। उसने मुश्किल से हंसते हुए कहा, ये जनाब तो मजाक करने में माहिर है। अब जब आप यहाँ हैं तो मेहमान है। हरीश, इनसे मजाक नहीं करना, सब लोग बैठिए। आरव अब रंजित को पहले से ज्यादा गंभीरता से देखने लगा। लगता है ये कोई दिमाग से खाली फुएडाई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद नहीं है, सहन करना भी जानता है। जास्मिन सही मायनों में एक सफल बिजनेस वुमन थी। वो जानती थी कि उसे किस मकसद से यहाँ आना था। चाहे आरव ने उसे गुस्सा दिला दिया हो, उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और रंजित से बोली, बॉस रंजित, अभी वक्त है, क्यों न ऑटम फैशन शो पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। रंजित ने अब आरव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और फिर से एक सज्जन व्यक्ति जैसा चेहरा बनाते हुए बोला, जास्मिन जैसा कहेंगी, आज मेजबान नहीं मेहमान का आदेश चलेगा। भले ही रंजित ने जास्मिन को खुश करने के लिए मीठी बातें कही थी, लेकिन जैसे ही असली बातचीत शुरू हुई, वो खींचतान का खेल बन गई। जहां कुछ बातों पर रियायत दी जानी चाहिए थी, वहां दी गई, और जहां लड़ना जरूरी था, वहां जास्मिन ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। असल में रंजित को अच्छी तरह समझ था कि जास्मिन जैसी औरतों पर मीठी बातें असर नहीं करती। दोनों एक बिजनेस के इंसान थे, इसलिए उसे ठोस तरीकों से उसे मनाना था। अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए अपना करियर छोड़ दे, तो वो कभी भी जास्मिन जैसी मजबूत औरत का दिल नहीं जीत सकता। जैसे ही आधिकारिक बातचीत शुरू हुई, जास्मिन भी खुलकर बोलने लगी। भले ही उसका सोशल स्किल्स उतना अच्छा ना हो, लेकिन जब वह बोलने पर आती, तो उस बेहद खूबसूरत लड़की के अंदर से एक तरह की तीखी औरत निकल आती। जब वो बहस पर उतरती, तब तक नहीं रुकती जब तक उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ना मिल जाए। इसलिए जब 1 घंटा बीत गया, तो आरव जो बोर हो चुका था, हरीश की तरह ही टकटकी लगाए देखता रहा। स्पष्ट था कि हरीश की आरव में दिलचस्पी थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता और अपनी नजरों से उकसाने की कोशिश करता। ऐसे आदमी जो अपनी शक्ल सूरत की परवाह नहीं करते, उनसे आरव को सख्त नफरत थी। वो एक नजर में हरीश की ताकत का अंदाजा लगा सकता था, जो एक औसत इंटरनेशनल मर्सनरी के बराबर था, मतलब मरीन डिवीजन के किसी ट्रेनर जैसा। लेकिन आरव की नजर में ये लोग असली फाइटर नहीं बल्कि आम लोग थे। जब हरीश उसे घूर रहा था, आरव का मन हुआ कि उसे एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन फिर याद आया कि अब वो एक सफेद कॉलर वाला कर्मचारी है और उसकी पत्नी का बिजनेस भी दांव पर है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया, जास्मिन द्वारा गिफ्ट किया गया मोबाइल निकाला, पजल बॉबल गेम डाउनलोड किया और बबल फोड़ने में मग्न हो गया। राइट अ नोट, बबल फोड़ना असल में एक मजाक है बंदूक चलाने का, आप समझ ही गए होंगे। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि बॉस रंजित अपनी बातों पर कायम रहेंगे। इस साल के ऑटम फैशन शो में आपकी कंपनी के स्टेज डिजाइन्स और हमारी कंपनी की फॉल वेयर से हम एक बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। जास्मिन ने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहा। लंबे समय तक बोलने के कारण उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। रंजित कुछ पलों के लिए उसे देखता रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, उम्मीद है हमारी साझेदारी सफल होगी। जैसे ही दोनों ने दस्तावेज अदला बदली किए, शाम के 7 बजे तक चलने वाली ये लंबी बातचीत खत्म हुई। अब जब काम खत्म हो गया है, तो मुझे यकीन है कि तुम भूखी हो जास्मिन। चलो अब खाना परोसा जाए। जास्मिन सच में काफी भूखी थी। दूसरी महिलाओं की तरह अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए उसने दोपहर में सिर्फ एक छोटा सा सैंडविच खाया था। अब तक काम करते करते उसका पेट खाली हो गया था। उसने हल्के से सिर हिलाया। रंजित ने ताली बजाई और दरवाजे के पास खड़े वेटर काम में जुट गए। रात का खाना एक फॉर्मल वेस्टर्न कुजीन था। जैसे ही टेबल पर प्लेटें सजने लगी, जास्मिन ने आरव की तरफ चिंता भरी नजर डाली। साफ था कि वेस्टर्न डिनर जानबूझकर आरव को शर्मिंदा करने के लिए चुना गया था। इस सज्जन का नाम? रंजित ने दिखावटी मुस्कान के साथ आरव से पूछा। नाम आरव और नाम के बाद राठौड़, आरव जम्हाई लेते हुए बोला। वो बहुत भूखा और नींद में था। जब देखा कि वेस्टर्न खाना है, तो मन में सोचने लगा, ये तो एक कटोरी नूडल्स जितना भी पेट नहीं भरेगा। हालांकि आरव से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन कोई धन का तोहफा लाने का मौका नहीं मिला। मैंने खासतौर पर 1992 की नेबियालो वाइन मंगवाई है। उम्मीद है कि मिस्टर आरव इसका मूल्यांकन करेंगे। इतना कहकर उसने वेटर को इशारा किया, जो एक खूबसूरत पैकेज वाली रेड वाइन की बोतल लेकर आया। आरव मन ही मन हंसा, लेकिन कुछ बोला नहीं। 3 उंगलियों से उसने हल्के से गिलास उठाया ताकि वेटर उसमें वाइन डाल सके। वेटर ने थोड़ा सा डालकर रुक गया। आरव को कुछ अजीब नहीं लगा। उसने ग्लास को हल्के से घुमाया, वाइन की खुशबू ली
गिलास को होठों से लगाया और धीरे धीरे एक घूंट लिया। जास्मिन ने जब ये देखा तो उसकी टेंशन थोड़ी कम हो गई। उसे याद आया कि यह लड़का अमेरिका में पला बड़ा है, वेस्टर्न खाना तो खाया ही होगा, लेकिन नेबियालो जैसी मशहूर वाइन पी है या नहीं ये पता नहीं। बस दिमाग की कोई बात ना कह दे, थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो चलेगा। रंजित की आंखों में हल्की चिंता की चमक आई, फिर मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर आरव कैसा लगा? नेबियालो की सामग्री मुख्य रूप से इटली के पीडमोंट क्षेत्र के बरोलो और बाबरेस्को इलाकों से आती है। अगर यह हाई ग्रेड की हो तो ये केवल एक आम फ्रेंच मागो बोर्डो रेड वाइन के बराबर होती है, खास कुछ नहीं। लेकिन इस वाइन में हल्का सा लाइलिक, पेपर, एप्रिकॉट, सूखा प्लम और गुलाब जैसा स्वाद होता है, और सबसे खास होता है इसका बिटर चॉकलेट जैसा एहसास, इसलिए इसे आधुनिक कहा जा सकता है। आरव ने ऐसे बोला मानो ये वाइन उसी ने बनाई हो। ये सुनकर रंजित थोड़ा चौंक गया। भले ही वह अक्सर यह वाइन पीता हो, इतनी डिटेल में वह भी नहीं बता सकता था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आरव ने ये सब अंदाजे से कहा होगा, क्योंकि उसका बाकी वेस्टर्न खाना खाने का तरीका भी बहुत सभ्य और हाई सोसाइटी जैसा था। सच में लगता है मिस्टर आरव साधारण इंसान नहीं है। अब समझ में आया कि जास्मिन ने आपको साथ लाने का फैसला क्यों किया। रंजित ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी बहुत जानकारी है। आरव को इस नकली आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीधा बोला, अगर मेरी जेब में कुछ हुनर न होता तो अपनी प्यारी सी जास्मिन को पत्नी कैसे बना पाता, है ना मेरी जानू। कहते हुए उसने जास्मिन की तरफ सवालिया नजर डाली। जास्मिन के प्यारे से गाल लाल हो गए। उसे मालूम था कि आरव ये सब इसलिए कर रहा था ताकि रंजित के इरादों पर पानी फेरे, लेकिन इतने लोगों के सामने उसे वाइफ कहने पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक धक, उसका दिल जैसे गले में आ गया हो। उसने चुपचाप सिर हिलाया, हल्की सी आवाज में, हम कहाँ, और शर्म छुपाने के लिए कब से घूम भरने लगी। रंजित को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सड़क किनारे मटन बेचने वाला आदमी उसकी आंखों के सामने ही फ्लर्ट कर रहा है और जास्मिन भी इस खेल में शामिल है। उसने वाइन के ग्लास को इतना कसकर पकड़ा कि नसें उभर आईं और चेहरा गुस्से से थोड़ा हरा पड़ गया। मजबूरी में मुस्कुराते हुए बोला, तो आप दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं, मुझे माफ कीजिए, मेरी तरफ से कुछ गलत हो गया। अरे नहीं नहीं, आरव ने बिल्कुल बेपरवाह होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, मेरी औकात को देखते हुए मेरी प्यारी जास्मिन से शादी करना ऐसा ही है जैसे फूल को गोबर में लगा देना। डायरेक्टर जू को ये बात समझ न आना कोई हैरानी की बात नहीं। वैसे भी मुझे ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच रहा था कि अपनी खाली जेब के साथ अपनी बीवी को अच्छा खाना कैसे खिलाऊंगा, लेकिन बॉस रंजित ने खुद ही बुला लिया। आप तो वाकई बहुत ख्याल रखते हैं। आरव का मतलब साफ था, तुम बस एक पैसे भेजने वाले मूर्ख हो। अपना गुस्सा छुपाते हुए रंजित ने होंठ भींचे, एक घूंट वाइन पिया और बोला, मिस्टर आरव मजाक कर रहे हैं। जो जास्मिन का दिल जीत ले उसकी जेब कभी खाली नहीं हो सकती। खैर, अब खाना शुरू करें। बिल्कुल, खाना लाओ। आरव ने ऐसे कहा जैसे रंजित की गुस्से से जलती नजरों को उसने देखा ही नहीं। हंसते हुए उसने अपने कटलरी उठाए ताकि पीछे खड़ा वेटर उसके सामने एपेटाइजर रख दे, फिर बिना किसी की परवाह किए खाने में जुट गया। रंजित की गुस्से से भरी बातों को सुनकर जास्मिन थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन जब उसने आरव को पूरी तल्लीनता से गांव के आदमी की तरह खाते पीते देखा तो उसका मन हल्का हो गया। यह इंसान एकदम सीधा नहीं रह सकता, उसे पूरी वेस्टर्न डाइनिंग जानकारी है, इतना कि खुद जास्मिन चौंक गई थी। लेकिन फिर भी वह जानबूझकर गंवारों जैसा बर्ताव कर रहा था। वह सच में समझ से बाहर है। धीरे धीरे जास्मिन की सारी चिंता जैसे हवा में उड़ गई। अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर उसने भी चाकू कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। आखिरकार खाना खत्म हुआ। आरव की जबरदस्त भूख के चलते उन्हें 3 और स्टेक मंगवाने पड़े, तब जाकर उसे संतोष हुआ। रंजित का दिल तो जैसे खून रो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक संतुष्ट, डकार लेता हुआ मटन स्क्यूअर बेचने वाला बैठा था, जो शुरू से ही अपने में मस्त था। हालांकि पैसे की ये अतिरिक्त बर्बादी रंजित के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर आरव का वो लापरवाह, गंवारों जैसा अंदाज उसे अंदर ही अंदर थका दे रहा था। रंजित को लग रहा था जैसे वो हर बार हवा में मुक्का मार रहा हो, बिल्कुल बेकार। खाना खिलाने के लिए शुक्रिया बॉस रंजित, अब हमें निकलना चाहिए, जास्मिन ने बड़े सलीके से अपना मुंह पोंछते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। थक चुका रंजित मुस्कुराया और बोला, जास्मिन अब तो काफी देर हो चुकी है, क्यों ना हरीश तुम्हें घर छोड़ दे। रात में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, आरव ने जवाब दिया, क्या उसके पास मैं नहीं हूँ।
4 स्टेक खा लेने के बाद तो मेरी ताक चरम पर है। बॉस रंजित, तुम्हारा स्टेक तो कमाल का था, वायाग्रा जैसा असर करता है, पूरी रात फुर्तीला बनाए रखेगा। इतनी भद्दी बात सुनकर प्राइवेट रूम के वेटर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सभी की नजरों में आरव और जास्मिन को लेकर कुछ कुछ शरारती सोच झलक रही थी, और ये बात किसी मूर्ख से भी छुपी नहीं थी। जास्मिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चुपके से आरव की बाह में चुटकी ली, इतनी शर्मिंदगी कि वो गड़ जाना चाहती थी। रंजित के मन में तो गंवार, जाहिल, जानवर जैसे शब्द गूंज रहे थे, मगर बाहर से उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहा। मजबूरी में मुस्कुराते हुए बोला, आप तो बहुत विनम्र हैं मिस्टर आरव, ये तो मेरा कर्तव्य था। हरीश, इन्हें बाहर तक छोड़ आओ। जास्मिन ने एक पल भी वहां रुकना जरूरी नहीं समझा और झट से आरव का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। कमरे में मौजूद वेटरों की अजीब नजरों से उसका चेहरा जलने लगा। जब हरीश उन दोनों को बाहर छोड़कर वापस आया, तब उसका अंदाज फिर से ढीला ढाला हो गया। रंजित अब आराम से बड़े सोफे पर बैठा था और ब्लू बे होटल की एक वेट्रेस उसके कंधे दबा रही थी। छोड़ आए? रंजित ने आंखें आधी बंद रखते हुए पूछा। हरीश ने जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाए और गहरी कश खींचते हुए मुस्कुराया, पीले दांतों से भरी मुस्कान के साथ बोला, छोड़ आया बॉस। मिस जास्मिन तो इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि एक धुएं की लकीर छोड़ती हुई निकल गई। रंजित ने ठंडी हंसी हंसी, इस बेवकूफ औरत को लगता है कि एक मर्द को साथ लाकर वो मुझसे बच निकलेगी। मुझे हल्के में ले रही है ये। बॉस, कहो तो उस आरव नाम के आदमी का पता लगाऊं और उसे सबक सिखाऊं। एक बार उसे समझ आ जाए कि सामने कौन है, फिर अकड़ खुद ही निकल जाएगी। हरीश ने हाथ से गर्दन काटने जैसा इशारा किया। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले उसकी हद जाननी है। मुझे नहीं लगता कि मटन स्क्यूअर बेचने वाला नेबियालो के बारे में कुछ जानता होगा। वैसे थोड़ा भद्दा जरूर है, पर बेवकूफ नहीं लगता। बॉस, आप ज्यादा सोच रहे हो। आज के जमाने में तो किसी का भी पूरा बायोडेटा इंटरनेट पर मिल जाता है। अगर वो वाकई कोई बड़ा आदमी होता तो सड़क किनारे मटन क्यों बेचता? हरीश, एक चींटी का बिल भी हजारों मील लंबे बांध को गिरा सकता है, इसलिए जो भी करना हो सोच समझकर करना चाहिए। यही फर्क है तुम में और मुझ में, तुम नौकर हो, मैं मालिक। रंजित ने शांत स्वर में कहा। हाँ बॉस, जैसा आप कहें। कल मैं उसके इलाके में जाकर लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सबक सिखा दे। अगर मर भी गया तो खुद की गलती होगी। फिर सिर खुजाते हुए बोला, पर बॉस, आप खुद को इतना क्यों बांध के रखते हो? मिस जास्मिन तो वाकई खूबसूरत है, पर सूरत सिटी में हजारों हसीनाएं हैं। मेरी शक्ल तो ऐसी है कि जब तक मैं नोट न लहराऊं, कोई वेश्या भी मुंह नहीं लगाती। उसने हंसते हुए अपनी दाढ़ी से खेलने लगा। तू क्या जाने, रंजित बोला, औरत की खूबसूरती तो सिर्फ ऊपर से दिखती है। जास्मिन का चेहरा भले ही सूरत सिटी में सबसे सुंदर हो, पर देश भर या दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है, हसीनाएं लाखों मिल जाएंगी। तो फिर बॉस, आप सिर्फ मिस जास्मिन के पीछे क्यों पड़े हो? हरीश अब भी उलझा हुआ था। हरीश, तुम क्या सोचते हो कि कोई औरत जो जवान उम्र से ही श्रृंगार इंटरनेशनल को पूरी तरह चला रही है, सिर्फ खूबसूरत है? उसका मिजाज, उसकी ठंडी छवि उसे सूरत के हाई सोसाइटी में अलग बना देती है। उसने हर मुश्किल को पार किया है। इन बीते सालों में श्रृंगार इंटरनेशनल के शेयर लगातार बढ़े हैं। ये यूं ही नहीं हो जाता। क्या बॉस को ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिजनेस में मदद करे? वो एक मैनेजमेंट जीनियस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम हूँ, लेकिन श्रृंगार इंटरनेशनल में उसका जो रुतबा है, वही कंपनी को इतना आगे ले गया है। रंजित ने शांत भाव से कहा, मैं उसे इसलिए हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि वो काबिल है। उसे जीतना एक उपलब्धि होगी। और एक और वजह है जो तुम नहीं समझोगे। सच कहूँ तो मैं वाकई नहीं समझता। हरीश हंसते हुए बोला, बॉस, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, वरना मैं आपका आदमी क्यों बनता? रंजित ने धीरे से किया। वैसे भी जो औरत तुम्हें पसंद है अर्पिता, वो भी श्रृंगार इंटरनेशनल में ही काम करती है। अगर मैं जास्मिन को पा गया तो श्रृंगार इंटरनेशनल मेरी मुट्ठी में होगी, और फिर श्रृंगार इंटरनेशनल की सारी औरतें तुम्हारे भी करीब होंगी। अर्पिता का नाम सुनते ही हरीश की आंखें चमक उठी। होंठ चाटते हुए बोला, बॉस, आपने उसका नाम क्यों लिया? मैं तो रातों को सपने में भी अर्पिता की कमर और छाती देखता हूँ। अगर हम उसे बिस्तर पर ले आए तो मेरी जान ही निकल जाएगी। आपने उसका नाम लेकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तो मुझे आज रात क्लब जाकर कोई लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। राइट अ नोट, चिकन का मतलब कभी कभी वेश्या होता है। जा, लगता है तो उस मटन स्क्यूअर वाले से भी ज्यादा वाहियात है। रंजित ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा।
हरीश को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद रंजित ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस वेट्रेस की कलाई पकड़ ली जो उसका मसाज कर रही थी। बिना किसी हाव भाव के पूछा, कितना लेगी? वेट्रेस थोड़ा सकपका गई और भारी मेकअप वाला उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ झिझकते हुए बोली, 5,000 रुपये, पहली बार कर रही हूँ। HMPH, रंजित ने ठंडी हंसी हंसी, सिर्फ 5,000? जिस्म बेचने वाली औरत तो वही होती है, सस्ती और घटिया। सामने आओ, कपड़े उतारो और शुरू करो। उस औरत की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन 5,000 रुपये की कीमत सोचकर उसने सब बर्दाश्त किया। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वो रंजित के सामने आई और धीरे धीरे कपड़े उतारने लगी। थोड़ी ही देर में कमरे से औरत की दर्द भरी सिसकियां और मर्द की बेहुदा गालियां सुनाई देने लगी। कमरे के बाहर सिगरेट पीते हुए हरीश ने बाकी वेटरों को भगा दिया था ताकि कोई आसपास न रहे। अब वो अकेला खड़ा था और हंसते हुए बड़बड़ा रहा था, बॉस मुझे वाहियात बोल रहा था, पर खुद तो मुझसे भी पहले लड़की पकड़ लाया। अमीर लोग भी क्या क्या दिखावा करते हैं। ड्रैगन गार्डन स्थित विला लौटते वक्त आरव ने जास्मिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरे रास्ते बिना किसी भाव के ड्राइव किया, बिल्कुल ठंडी और अडिग। उसने आरव की कोई भी बात सुनी ही नहीं, जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। ऐसी बर्फीली देवी जैसी जास्मिन के सामने आरव ने लाचार होकर आंखें बंद की और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की। असल में उसे अच्छे से पता था कि ब्लू बे होटल में कही गई उसकी बातें उसकी संवेदनशील पत्नी को चुभ गई थी। लेकिन उस वक्त रंजित को दूर करने के लिए जास्मिन ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ उसका गुस्सा फूट पड़ा। जब विला के दरवाजे पर पहुंचे तब जास्मिन ने ठंडे स्वर में कहा, गाड़ी से उतर जाओ। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम नहीं आ रही क्या? मुझे अभी कुछ काम है, तुम पहले उतर जाओ। ओह, आरव ने जास्मिन को गहराई से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो ये बात है, CEO जास्मिन को भी नाइट लाइफ पसंद है, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं तो बहुत उदार हूँ, जलन नहीं करता। हालांकि जास्मिन को उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो ये घटिया आदमी अपनी ही दुनिया में बहक जाएगा। इसलिए भौहें चढ़ाकर बोली, मुझे कुछ जरूरी काम है, जैसी तुम्हारी सोच है वैसा कुछ नहीं है। आरव ने जानबूझकर समझदार भाव से धीरे धीरे गाड़ी से उतरते हुए हाथ हिलाया, अच्छे से एंजॉय करना। जास्मिन अब उससे और बहस करने का मन नहीं बना पाई और तेजी से गाड़ी मोड़कर वहां से निकल गई। आरव ने जाते हुए कार की लाइट्स को देखते हुए गहरी सोच में डूबा चेहरा बना लिया। वो जानता था कि जास्मिन जैसी औरत बिना सोचे समझे किसी नाइट क्लब नहीं जाती। पिछली बार जब वो उसे बार में मिला था तब भी शायद वो पहली बार ऐसे किसी जगह आई थी, तो अब इतनी देर रात को आखिर वो कहाँ जा सकती है? अपने कमरे में पहुंचते ही नेहा ने प्यार से उसके लिए तरबूज की प्लेट लाकर दी। इस नकली यंग मास्टर के साथ भी वो पूरे प्यार और ध्यान से पेश आती थी। ठंडे पानी से नहाने के बाद आरव सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। आरव बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। जास्मिन और नेहा के अलावा बस रोज और अहुजा फैमिली के कुछ लोग ही थे जिन्हें उसका नंबर पता था। जैसा कि अंदेशा था, कॉलर आईडी देखने पर सामने नाम था रिंकल अहुजा। उसकी मासूम और शांत स्वभाव वाली छवि दिमाग में आते ही आरव के चेहरे पर एक हल्की गर्माहट दौड़ गई। कॉल उठाते हुए उसने नरमी से कहा, रिंकल। बिग ब्रदर आरव। फोन पर रिंकल की आवाज कुछ कांपती हुई सी लगी, जैसे कुछ कह पाना मुश्किल हो रहा हो। मैं यहीं हूँ, क्या हुआ? मैंने कहीं तुम्हारी नींद तो नहीं खराब कर दी? रिंकल ने झिझकते हुए पूछा। आरव हंस पड़ा और बोला, हाँ, अभी अभी मैं एक सपना देख रहा था जिसमें मैं तुम्हारे साथ था और तभी तुम्हारा कॉल आ गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर रिंकल की हंसी सुनाई दी। पूछी, बिग ब्रदर आरव भी ना, कितना मजाक करते हो, संभल कर, कहीं भाभी सुन न ले। उसकी दिल से निकली हंसी सुनकर आरव को भी राहत मिली। उसे डर था कि रिंकल कहीं बहुत ज्यादा उदास न हो गई हो। अब लग रहा था कि थोड़ी टूटी जरूर है, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाए हुए है। ही, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इतनी रात को कॉल करने का मतलब कुछ जरूरी बात तो होगी। रिंकल फिर कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बिग ब्रदर आरव, मुझे डर लग रहा है। डर? किससे डर लग रहा है? आरव ने हैरानी से पूछा। कौशिक से। आज वो हमारे घर आया था। उसने मुझसे जबरदस्ती कहा कि मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना वो मेरे पापा की दुकान उखाड़ देगा। रिंकल की आवाज में अब रुलाई थी। लगता था वो कॉल करने से पहले काफी रो चुकी थी, तभी उसकी आवाज कांप रही थी। आरव की आंखें सिकुड़ गईं, आवाज में गंभीरता आ गई। रिंकल, सब साफ साफ बताओ, आखिर ये सब कैसे हुआ?
आरव के स्वर में आया बदलाव सुनकर रिंकल थोड़ी शांत हुई और उसने रुक रुक कर पूरी बात बताई। ये सब परसों सुबह शुरू हुआ था। उस दिन रिंकल अपने पापा के साथ बाजार गई थी। ओल्ड भुवन ने अपनी दुकान लगाई और रिंकल सब्जियां लेने चली गई। रिंकल पहले या तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी या इंटर्नशिप पर होती थी, इसलिए वो हाल ही में ही सूरत सिटी लौटी थी। ऐसे में जब वो मार्केट में आई तो ओल्ड भुवन ने सबको पहली बार उससे मिलवाया। संयोग से उस वक्त कौशिक अपने गुंडों के साथ वहां घूम रहा था। जब उसने पहली बार रिंकल को देखा, सुंदर और मासूम, उसे तुरंत उससे लगाव हो गया। वो चालाक था। उसने सीधे रिंकल से कुछ नहीं कहा, बल्कि धमकी दी कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो उसके पिता की दुकान बंद करवा देगा और उनके पूरे परिवार को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में चैन से जीने नहीं देगा। ओल्ड भुवन जैसे आम आदमी कौशिक जैसे लोगों से कैसे लड़ सकते थे? कौशिक का बाप हंसराज परमार आधे सफेद और आधे काले धंधों में लिप्त था। वो वेस्टर्न यूनियन का बड़ा आदमी था। इसलिए पिछले 2 दिन से ओल्ड भुवन दुकान नहीं लगा पा रहे थे। रिंकल ने स्कूल में भी देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। आज जब वो घर लौटी तो कौशिक फिर आ गया और उस पर फिर से दबाव बनाने लगा। पूरी आहूजा फैमिली जैसे सर्दियों में बैठा झींगुर बन गई थी। न बोल सकते थे, न हिल सकते थे। एकमात्र बेटी को ऐसे दरिंदों के घर भेजना नामुमकिन था। जब रिश्तेदारों को पता चला कि मामला परमार फैमिली से जुड़ा है तो सबने भी कन्नी काट ली। पुलिस के पास जाना तो और भी खतरनाक था, क्योंकि पुलिस में शिकायत देना मतलब परमार फैमिली से सीधा पंगा लेना था। रिंकल की ये बात सुनकर आरव के सीने में आग जल उठी। उसने सोचा था कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंडरवर्ल्ड का मामला कुछ दिनों में निपटाएगा और फिर परमार पिता पुत्र का हिसाब करेगा, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया। अब पहले परमार फैमिली से निपटना होगा। रो मत रिंकल, सब ठीक हो जाएगा। अपने बिग ब्रदर आरव पर भरोसा रखो। आरव ने उसे ढाढ़स बंधाया। रिंकल अब भी सिसक रही थी। एक आम घर की लड़की के लिए ऐसी स्थिति में रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे बहुत जरूरत न पड़ी होती तो वो कभी आरव को फोन न करती। उसे भले ही भरोसा था कि आरव कुछ कर सकता है, मगर कितनी हद तक ये वो नहीं जानती थी। बिग ब्रदर आरव, कोई बेवकूफी मत कर देना। मैंने सुना है कि परमार फैमिली के पास तो काफी सारे हथियार भी है। रिंकल ने अचानक याद करते हुए घबराकर चेतावनी दी। ही, चिंता मत करो। मैं कुछ दिनों में तुमसे स्टार सूरत स्कूल में मिलने आने वाला हूँ। तब खुद देख लेना कि मैं पूरा हूँ या कोई हाथ पैर टूटा है। आरव हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है रिंकल, सो जाओ। ये सारा झंझट मैं सुलझा लूंगा। तुम्हें अपने मम्मी पापा को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। कल तक सब ठीक हो जाएगा। सच? रिंकल चौंकते हुए बोली। क्या तुम्हारा बिग ब्रदर आरव कभी झूठ बोलता है? तो फिर ख्याल रखना बिग ब्रदर आरव। रिंकल को पता नहीं था वो क्या करने जा रहा है, फिर भी उसने नरमी से कहा। कॉल खत्म करने के बाद आरव ने गहरी सांस ली और एक और नंबर डायल किया। फोन के दूसरी ओर एक लापरवाह, मोहक महिला की आवाज आई। हबी, इतनी रात को अचानक मुझे कॉल करने की याद कैसे आ गई? ये आवाज केवल रोज की हो सकती थी। आरव ने ठंडी सांस भरी। रोज के नर्म, लचीले बदन की याद आते ही उसका मन वहीं भागने को हुआ। लेकिन फिर रिंकल की हालत याद आई और उसने अपने फालतू ख्याल झटक दिए। सीधा बोला, मुझे हंसराज के बारे में जानकारी चाहिए और उसका एड्रेस भी, जितना डिटेल हो सके। हंसराज से निपटने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी था। और वेस्ट यूनियन सोसाइटी की दुश्मन रेड थॉर्न सोसाइटी की लीडर रोज हंसराज को सबसे अच्छी तरह जानती थी। रोज एक ऐसी औरत थी जो मर्दों को खुश रखना जानती थी। आरव के स्वर को सुनकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद बस बोली, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे इनबॉक्स में भेज रही हूँ। आरव मुस्कुराया। मेरी प्यारी रोज, तुम तो बहुत केयरिंग हो। आज रात मेरा इंतजार करना, काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुमने खुद कहा है, अब मुकरना मत। रोज ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे फर्क नहीं पड़ा कि आरव का काम कितना खतरनाक है, जैसे उसने मान ही लिया हो कि परमार पिता पुत्र की मौत तय है। हंसराज को सूरत सिटी का एक टॉप क्लास इंसान माना जाता है। पहले जब वो उत्तर से काम की तलाश में सूरत आया था तो संयोग से अंडरवर्ल्ड के एक छोटे मोटे बॉस की नजर में आ गया। फिर वहीं से उसने एक मामूली गुंडे से लेकर उस छोटे बॉस का दाहिना हाथ बनने तक का सफर तय किया। हंसराज के तरीके काफी सख्त थे और वो स्वभाव से ही बहुत अविश्वासी था। कुछ ही सालों में उसने उस छोटे बॉस का इलाका इतना बढ़ा दिया कि वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत ताकत बन गया। पिछले 10 सालों में हंसराज ने फिर से अचानक उभरकर वेस्ट यूनियन सोसाइटी के मुखिया गौतम नाथ, जो रोज के पिता भी है, की मदद की। उसने अपने पुराने बॉस को हटाकर गौतम नाथ के सबसे भरोसेमंद लोगों में अपनी जगह बना ली।
क्योंकि हंसराज ने उस गिरोह के पुराने बॉस की ज्यादातर ताकत पर पहले ही कब्जा कर लिया था, इसलिए जब उसने उसकी जगह ली तो ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा। कई लोगों ने तो पहले ही मान लिया था कि अगला बॉस वही होगा, इसलिए सबने बहती गंगा में हाथ धोते हुए उसका समर्थन किया। मतलब ये कि अगर हंसराज ना होता तो वेस्ट यूनियन सोसाइटी को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का किंग बनने में शायद कुछ साल और लगते। हालांकि बाहर बहुत सी कानाफूसी होती रहती है, लेकिन वेस्ट यूनियन सोसाइटी के अंदर हंसराज को बहुत महत्व दिया जाता है। ताकत की बात करें तो वो संगठन के सबसे ताकतवर बुजुर्गों में से एक है। ऊपर से जो लोग छोटे और मामूली दिखते हैं उन्हें बचाना आसान होता है, इसलिए गौतम नाथ हमेशा हंसराज के साथ अच्छा व्यवहार करता है और दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। जब आरव ने हंसराज की फाइल देखी तो जो पहला ख्याल उसके मन में आया वो था महत्वाकांक्षा और निर्दयता। हंसराज को दुनिया के नैतिक नियमों से कोई लेना देना नहीं था, और जियांग हू के उसूलों की तो बात ही छोड़ो। उसके हर काम का मकसद बस एक था, किसी ताकतवर की छाया में आकर ऊंचे ओहदे तक पहुंचना। नोट: जियांग हू शब्द मार्शल वर्ल्ड या अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई अनहोनी ना हो तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी लंबी जीता है, जो अंडरवर्ल्ड में काफी दुर्लभ बात है। आखिरकार वो खुद एक गद्दार था और अच्छी तरह जानता था कि दूसरों से गद्दारी कैसे रोकी जाए। अफसोस की बात है कि तूने एक बेवकूफ बेटे को जन्म दिया, आरव ने धीमे से कहा। लैपटॉप बंद किया और फिर रोज द्वारा दी गई मैप की सारी जानकारी याद कर ली। शहर का रात का नजारा जगमगाते नियॉन लाइट्स की तरह था, जो उपनगरीय रास्तों से एकदम अलग लग रहा था। आधा घंटा बाद आरव ने अपनी BMW सूरत सिटी के पश्चिमी उपनगरों के एक छोटे से पब्लिक पार्क के बाहर रोकी। आसपास पुराने और जर्जर घरों की कतार थी। हंसराज का प्राइवेट विला 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे बना हुआ था। अगर वो गाड़ी बहुत पास रोकता तो छिप पाना मुश्किल हो जाता। आरव ने एक फिटिंग ब्लैक हाफ टी शर्ट पहनी और नीचे गहरे भूरे रंग की पैंट। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आरव थोड़ी कसरत करने लगा। कुछ अजीब तरह की स्ट्रेचिंग करते हुए उसके शरीर से पीपा पीपा की दरार जैसी आवाजें निकलने लगी। करीब 2 मिनट बाद उसने ये मूवमेंट्स रोके। लंबी सांस छोड़ते हुए आरव ने ऊपर चांद की ओर देखा जो बादलों में छिपा हुआ था, और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, मेरा शरीर अब भी जंग नहीं खाया। जैसे ही उसने ये कहा वो अपनी जगह से गायब हो गया, और अगली बार जब दिखाई दिया तो वो 30 मीटर दूर एक 3 मंजिला इमारत की छत पर था। एक फुर्तीले तेंदुए की तरह आरव एक छत से दूसरी छत पर छलांगे मारते हुए नदी किनारे रोशनी से जगमगाते विला की ओर बढ़ने लगा। 2 मिनट के भीतर आरव एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था, जहां से बस 30 मीटर की दूरी पर परमार फैमिली का विला दिख रहा था। वो लगभग 800 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल इलाका था और उसमें एक 5 मंजिला अपार्टमेंट था। डेटा के मुताबिक हंसराज की पत्नी की मौत कौशिक के जन्म के बाद ब्रेस्ट कैंसर से हो गई थी, इसलिए इस किले जैसे घर में सिर्फ बाप बेटा ही रहते थे। हाँ, उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड्स भी वहाँ काफी जगह घेरते थे। जिसका ओहदा जितना बड़ा, उसकी सुरक्षा की चिंता भी उतनी ही ज्यादा, और हंसराज इसका अपवाद नहीं था। आरव ने देखा कि विला में दाखिल होने का बस एक ही मुख्य दरवाजा था, जिसके सामने 8 काले कपड़ों में पहरेदार कतार में खड़े थे। कभी कभी आंगन में कुछ गार्ड्स गश्त लगाते दिखते, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। मतलब अगर कोई सावधानी से अंदर जाए तो अपार्टमेंट तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि आरव को यकीन नहीं था कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ इतने ही लोग हैं। ध्यान से देखने पर लगा कि ज्यादातर आदमी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे, बाप बेटे की हिफाजत के लिए। विला में घुसना आरव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका असली मकसद था हंसराज और कौशिक को ढूंढना। इसलिए उसने सोचा किसी एक को पकड़कर पूछ लेना ही बेहतर होगा। फैसला लेते ही आरव पेड़ की शाखा से कूद पड़ा, और अगली बार जब वो दिखा तो परमार रेजिडेंस के मेन गेट पर खड़ा था, चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लिए। 8 गार्ड अचानक उसकी मौजूदगी से चौंक गए और तुरंत उसे घेर लिया। रुको, तुम कौन हो? तुम्हें पता है ये जगह कहाँ की है? भारी शरीर वाले एक गार्ड ने सख्ती से पूछा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो 5 मीटर के पास पहुंचा, उसने जमीन पर हल्के से पैर टिकाया और उसका शरीर तीर की तरह उन 8 की तरफ उड़ गया। गार्ड्स के पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था। उनकी पिस्तौलें सीने के पास थी, लेकिन इतनी नजदीकी में उन्हें निकालने का भी वक्त नहीं मिला। एक गार्ड ने हाथ उठाकर बचाव की कोशिश की, लेकिन आरव के घूंसे से उसकी हड्डियों में जैसे आग लग गई। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हों। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता जैसे आरव का शरीर गुरुत्वाकर्षण को मान ही नहीं रहा।
वो एक ब्लैक टॉर्नेडो की तरह हवा में 360 डिग्री घूमता हुआ हर गार्ड के हाथ, छाती, पेट वगैरह से टकराया। सारी घटना कुछ ही सेकंड में हो गई। जब तक 8 गार्ड्स कुछ करते तब तक वो जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। भारी शरीर वाला जो लीडर था, उसके हाथों की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सामने वाला कोई आम आदमी नहीं है। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया और वॉकी टॉकी पर बाकी लोगों को खबर देने की कोशिश करने लगा। तभी किसी ने स्पोर्ट्स शू पहनकर उसके चेहरे पर जोर की किक मारी। वॉकी टॉकी चकनाचूर हो गया। उस आदमी की खोपड़ी धंस गई। आंख, कान, नाक और मुंह से खून की धारें बहने लगी। वो वहीं मर गया। बाकी 7 गार्ड जैसे ही खड़े हुए, उन्होंने ये मंजर देखा और दहल गए। आरव अब भी उसी हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। अगर नर्क से कोई राक्षस आता तो शायद उसकी मुस्कान भी ऐसी ही होती। 7 गार्ड्स की हालत ऐसी थी कि वो न तो हिल सकते थे और न कुछ बोल सकते थे। पसीने से तरबतर, खौफ से जड़ बन गए। आरव इस नतीजे से बहुत संतुष्ट था। उसने जो आदमी मारा था वो अंडरवर्ल्ड का एक सदस्य था, इसलिए उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। वैसे भी उसके हाथों जितने लोग मरे हैं, वो अगर गिने जाएं, तो एक स्काईस्क्रेपर जितना ऊंचा ढेर बन जाए। मैं जल्दी में हूँ, इसलिए घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। मुझे बस ये बताओ कि कौशिक और हंसराज इस वक्त कहाँ है? अगर बोल दोगे तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं बोले तो मैं तुम्हारी जाने में मदद कर दूंगा। आरव का लहजा बहुत ही आराम से था, जैसे सड़क पर खड़ा होकर किसी राहगीर से लाइटर मांग रहा हो। लेकिन उन 7 लोगों के लिए उसका जा सकते हो सुनना जैसे मौत का बुलावा लग रहा था। आरव ने जल्दी ही हंसराज और उसके बेटे की सटीक लोकेशन पता कर ली, क्योंकि 7 लोग जो उसके साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे, वही उसकी मदद का जरिया बन गए। लेकिन वो 7 लोग बस कुछ ही पलों में बेहोश होकर सड़क किनारे पड़े थे। जब तक आरव अपना काम निपटा ले, उनके होश में आने की उम्मीद नहीं थी। आरव को चुपचाप और बिना आवाज किए किसी भी जगह घुसना अच्छी तरह आता था। उसकी इंद्रियां बेहद तेज थी और वो आसपास के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। वो इतनी फुर्ती से चला कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गया हो। परमार रेजिडेंस का नक्शा उसे जुबानी याद था, इसलिए उसे अपना टारगेट ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगा। 7 लोगों ने बताया था कि कौशिक इस वक्त अपने कमरे में है, जबकि हंसराज की लोकेशन स्पष्ट नहीं थी। अगर वो अपने स्टडी में नहीं है तो शायद लिविंग रूम में होगा। आरव ने 2 बालकनी पार की और 4 बॉडीगार्ड्स को बिना आवाज किए बेहोश कर दिया। अब वो उस अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर एक बड़े कमरे के बाहर खड़ा था। रात के 10 बजे थे, लेकिन कमरे में अभी भी तेज रोशनी जल रही थी। एक पेड़ की परछाई ने आरव की मौजूदगी को और भी धुंधला बना दिया। जब खिड़की पर ठंडी हवा चली तो पर्दा थोड़ा सरका और आरव की नजर कमरे के अंदर चली गई। कमरे में जो दिखा वो वाकई चौंकाने वाला था। कौशिक परमार वहां था। कौशिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बालकनी के बाहर कोई खड़ा है। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी और वो उस समय कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठे। बड़े बिस्तर पर एक महिला बेहोश और बुरी हालत में पड़ी थी। उसके हाथ पैर काले लेसी स्टॉकिंग से इतनी कसकर बांधे गए थे कि उनमें से खून तक निकल रहा था। उसकी त्वचा पर नीले नीले निशान साफ दिख रहे थे, जिससे पता चलता था कि उसे पहले भी बहुत दर्द झेलना पड़ा है। उसका बाल बिखरा हुआ और चेहरा पसीने व संघर्ष की वजह से लाल था। उसके मुंह में अंडरवियर ठूंसा हुआ था, जिससे वो कुछ कह नहीं पा रही थी, बस ओह ओह की आवाजें निकाल रही थी। आरव को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया, ये वही लड़की थी जो जास्मिन से आरव की मुलाकात वाले दिन बार में मिली थी। उसी ने सूरज और उसके साथियों को बुलाया था। शायद ये सूरज की बहन थी। कौशिक अब उसी को अपना शिकार बना रहा था। कौशिक के पास बिस्तर पर कई तरह के सेक्स टॉयज फैले थे, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। पूरे कमरे में एक तेज परफ्यूम और बदबूदार पसीने की मिली जुली गंध फैली हुई थी। कौशिक खुद भी बिल्कुल नग्न था और उसका शरीर बेहद कमजोर और बीमार सा लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से और पागलपन से भरा था। उसने उस लड़की के शरीर पर बार बार जोर से लात मारी और घटिया भाषा में उसका अपमान करता रहा। कल मैं जास्मिन नाम की उस लड़की को पकड़ लूंगा और फिर तुम्हें अपने आदमियों के हवाले कर दूंगा, वो चिल्ला रहा था। आरव ने ये सब देखा और उसका खून खौल उठा। शायद ये लड़की अपने कर्मों की वजह से सहानुभूति की हकदार न हो, लेकिन कौशिक जैसी मानसिकता रखने वाले इंसान को बहुत पहले ही सजा मिल जानी चाहिए थी। जैसे ही कौशिक ने एक काली कोड़ा उठाया और लड़की पर मारने वाला था, पीछे से एक तेज धड़ाम की आवाज आई। खिड़की का दरवाजा खुल गया। का कौन है? कौशिक बुरी तरह डर गया और पीछे मुड़कर देखा।
आरव बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था। वो हल्के से मुस्कुराया, जेब से सिगरेट निकाली और आराम से सुलग गए। क्या बात है, कुछ दिन पहले ही मिले थे और अब पहचान भी नहीं पा रहे, आरव ने मजाकिया लहजे में कहा। कौशिक का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने घबराकर कोड़ा थाम लिया और पीछे हटता हुआ बोला, आरव, आरव, तुम यहाँ कैसे आए? बिस्तर से बंधी लड़की ने भी आरव को देखा और रोना बंद कर दिया। वही लड़की जो कुछ दिन पहले उससे नफरत करती थी, आज उसे किसी मसीहा की तरह देख रही थी। आरव ने कौशिक की हालत देखकर कहा, बाजार में मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे धमकी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें धमकी नहीं दी। ओल्ड भुवन के परिवार को धमकाना मतलब मुझे धमकाना। कौशिक की आंखों में क्रूरता झलकने लगी। तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकोगे। एक आवाज दूंगा और मेरे डैड के लोग तुम्हें भून डालेंगे। आरव ने होठों में सिगरेट दबाकर धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। तू कोशिश करके देख। कौशिक ने और भड़कते हुए कहा, तू भी रिंकल को पसंद करता है? मैं उसे भी पकड़ूंगा, प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर अपने आदमियों को सौंप दूंगा। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा खोलकर भागने लगा, लेकिन आरव ने पलक झपकते ही 5 मीटर की दूरी पार की और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बिना देर किए कौशिक के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। कौशिक चकरा गया, आधा चेहरा सूज गया और वो दर्द से तड़पने लगा। डर से वो कमरे के कोने में दुबक गया। मत आओ पास, मेरे डैड के लोग आ रहे हैं। आरव ने उसकी ओर थूका, सिगरेट फेंकी और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें सीधे मार देता, लेकिन जो बातें तूने अभी कही उसने मेरा इरादा बदल दिया। तुम्हें औरतों से बहुत खेलना पसंद है ना? अब मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू कभी किसी औरत के काबिल न रहे। इतना कहते ही आरव ने एक जोरदार लात कौशिक की कमजोर जगह पर मारी। कौशिक की चीखें बिल्डिंग की रात की खामोशी को चीरती हुई निकल पड़ी। कौशिक को बेहोश होकर भ्रूण जैसी मुद्रा में सिकुड़ते और उसकी निचली आधी देह का वो अस्पष्ट मांस का ढेर देखकर आरव रुका। फिर उसने बगल में खड़ी उस बदमाश लड़की की ओर देखा, जो डर के मारे जर्द चेहरा लिए खड़ी थी। आरव ने फिर से एक मासूम और गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। हंसते हुए आरव ने उस लड़की को लगभग बेहोश कर ही दिया, जो डर से पेशाब छोड़ने ही वाली थी। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। उसके पास कहने के लिए और कोई शब्द नहीं थे। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा न कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा कौशिक से कुछ रिश्ता रहा है तो क्या तुम्हें पता है हंसराज अभी कहाँ है? जब लड़की को यकीन हो गया कि आरव वाकई उसे नहीं मारेगा, तब जाकर वो थोड़ी शांत हुई। धीमी आवाज में बोली, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन आमतौर पर मास्टर हंसराज ऊपर की मंजिल पर अपने स्टडी रूम में होते हैं। लगता है वो मूर्ख लोग मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये देखकर लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम भाग नहीं रहे हो? भागूं? क्यों? आरव ने जवाब दिया, अभी जो आवाजें आई थी उससे यकीनन नीचे के गुंडे अलर्ट हो गए होंगे और ऊपर आ रहे होंगे। लड़की ने चिंतित होकर कहा, हालांकि वो अभी भी स्टॉकिंग से बंधी हुई थी। आरव ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, बेहतर होगा अगर हंसराज खुद ही यहाँ आ जाए। इतना कहते हुए वो दरवाजा बंद करके चला गया। आरव को याद था कि हंसराज का स्टडी रूम 4थी मंजिल के बीचों बीच था। वो सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वाकई कुछ कदम चलने के बाद ही कई लोग सीढ़ियों के पास आ धमके। ये सब उसी तरह के काले कपड़ों में थे जैसे दरवाजे पर खड़े गुंडे, लेकिन अब उनके हाथों में हथियार थे, कहीं टैसर, कहीं ब्रास नकल्स। आरव इतना भोला नहीं था कि सोचे हंसराज के आदमी बंदूक नहीं रखते होंगे, लेकिन भारत में सरकार का हथियारों पर सख्त नियंत्रण है, इसलिए हर आदमी के पास बंदूक होना संभव नहीं, केवल कुछ खास विश्वसनीय लोग ही उन्हें रखते होंगे। इन बेकार सैनिकों को देखकर आरव ने उन्हें सिर्फ सीढ़ियों से लात मारकर गिरा देना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर बहुत समय बाद उसे लड़ने का मौका मिला था, और जब 20-30 लोग उसकी तरफ लपके तो उसके चेहरे पर खुशी दिखी। गुस्साए गुंडों ने जब उस शांत खड़े युवक पर हमला किया तो जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे छू भी नहीं पा रहे थे। आरव की चाल बिजली जैसी तेज थी, हर मूवमेंट किसी फिल्मी स्पेशल इफेक्ट जैसा, सिर्फ एक परछाई दिखाई देती। हर बार जब वो थोड़ी देर के लिए रुकता तो किसी गुंडे के हथियार पकड़े हाथ को पकड़ लेता और उसी से पास खड़े किसी दूसरे गुंडे को पीट देता। किस्मत वालों को हाथ या पैर पर चोट लगती, जबकि बदकिस्मतों को सीधे सिर पर डंडा पड़ता। कोई तय क्रम नहीं, सिर्फ तेज चाल, सटीक गणना और एकदम असरदार तरीका, बिल्कुल भी ढीला नहीं। 20-30 वर्ग मीटर का गलियारा पूरी तरह से युद्ध भूमि बन गया था। सभी को बस एक काली परछाई इधर उधर भागती दिख रही थी।
किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने स्टन रॉड से हमला करे, अगर चूक हो गई तो अपने ही आदमी को चोट लग सकती थी। कुछ ही सेकंड में गलियारे में चीखें गूंजने लगी। 1 मिनट के भीतर आए हुए 30 में से बस 4-5 लोग ही कोने में छुपे रह गए। बाकी सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। आरव ने हाथ झाड़े और आधी मुस्कान के साथ उन 5 लोगों की ओर देखा जो डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। क्या हुआ, तुम लोग खेलने नहीं आ रहे? उन 5 ने तुरंत सिर हिलाकर मना किया और डर के मारे हंसी जैसा कुछ बनाया जो रोने से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। बिना और किसी रुकावट के चौथी मंजिल पहुंचकर आरव ने बीच में बने स्टडी रूम का दरवाजा ढूंढ निकाला। वो दरवाजा एक मजबूत स्टील का बना हुआ था। अगर कोई अनहोनी ना हो तो वो गोलियों को भी रोक सकता था। आरव ने गलियारे के कैमरे की ओर देखा और थोड़ा बोरियत से मुस्कुराया। हंसराज सच में एक चालाक लोमड़ी निकला। उसे पहले से पता था कि मैं बिल्डिंग में घुस चुका हूँ, फिर भी उसने सीधे मुझ पर हमला नहीं किया। पहले 30 से ज्यादा गुंडों को भेजकर मेरी ताकत का अंदाजा लगाया। अब वो खुद इस स्टील के डिब्बे में छिपा बैठा है, शायद अंदर कोई जाल भी बिछा रखा हो। सच कहूं तो अगर मैं ना होता तो ये तरकीब सही होती, लेकिन उसे मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, वरना अब तक भाग चुका होता। उस स्टील के दरवाजे को देखकर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये 2 साल पहले की बात होती तो शायद दरवाजा तोड़ने में मेहनत लगती, लेकिन आज के दिन जब वो अजीब तरह की मार्शल आर्ट से रूपांतरित हो चुका है तो ऐसी कोई दीवार उसके लिए बड़ी बात नहीं। एक गहरी सांस लेकर आरव ने बिजली जैसी तेजी से अपनी टांग से उस मोटे स्टील दरवाजे पर जोरदार लात मारी। धड़ाम! पूरे गलियारे में एक तेज धमाका गूंजा। दरवाजा अंदर की ओर धंस गया। दीवार जो मार्बल की बनी थी उसमें दरारें पड़ गईं और टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। आरव ने संतुष्ट होकर अपना पैर पीछे खींचा, दरवाजे के पास गया और हल्के से उसे धक्का दिया। धड़! धूल का गुबार उठा और दरवाजा सीधा कमरे में जा गिरा, ऐसे जैसे जबरदस्ती उसे खोल दिया गया हो। सामने उजाले से भरे स्टडी रूम में कुछ लोग खड़े दिखे, जैसा कि उम्मीद थी। छोटे भाई की कला काबिल ए तारीफ है। एक शांत लेकिन गंभीर और भारी आवाज आई। यह आवाज उस आदमी की थी जो स्टडी में एक बड़े ओकवुड टेबल के पीछे बैठा था। आरव ने बस एक नजर में पहचान लिया कि यह हंसराज है, क्योंकि उसके भूरे बालों के अलावा चेहरा और आकृति बिल्कुल उसके बेटे कौशिक जैसी ही थी। शरीर बड़ा या लंबा नहीं था, लेकिन चालाक और अनुभवी दिखता था। हंसराज के पीछे सूट पहने हुए 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड खड़े थे। सबके चेहरे गंभीर थे और हाथ जैकेट के अंदर शायद किसी भी समय पिस्तौल निकालने को तैयार। आरव को थोड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि हंसराज के सबसे करीब जो आदमी खड़ा था वह वही ताकतवर सूरज था जिससे वो पहले बार में मिला था। अब वो हंसराज का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। सूरज ने आरव को देखा तो उसके चेहरे पर भी डर और हैरानी थी, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। माफ करना, तुम्हारा दरवाजा तोड़ दिया, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे स्टडी में दाखिल हो गया। हंसराज ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, पुराने जाएंगे तभी नए आ पाएंगे। दरवाजा टूट गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई उसका मुआवजा दे दे तो। अगर मैं मुआवजा ना दूं तो फिर छोटे भाई पहले ये बताएं कि आप मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में क्यों आए हैं, उसके बाद मैं तय करूंगा। हंसराज ने अपने सूखे हाथ को टेबल पर पटका और शांत भाव से बोला, मैं हंसराज सूरत सिटी की अंडरवर्ल्ड में 20-30 साल से हूँ, और मैं वो नहीं जो बिना बात के लड़ाई करे। छोटे भाई की कला शानदार है, अगर मुमकिन हो तो मैं दोस्त बनना चाहूंगा, दुश्मन नहीं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और इधर उधर नजर दौड़ाई। हंसराज के स्टडी रूम में चारों दीवारों पर किताबों की शेल्फ थी, जिनमें तरह तरह के कलेक्शन और देश विदेश की किताबें थी। एक छोटे से केस पर तो लेखन की 4 अनमोल वस्तुएं भी रखी थी। लगता था ये सच में कल IGRAPHY के लिए इस्तेमाल होती है। लगता है तुमने काफी किताबें पढ़ी हैं और तुम्हारी शिक्षा भी अच्छी है, आरव ने एकदम अलग बात कह दी। हंसराज ने भौहें चढ़ाकर कहा, इस दौर में अंडरवर्ल्ड में रहकर भी सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। उसे समझ नहीं आया कि आरव क्या कहना चाहता है। आरव ने गंभीर नजरों से सिर हिलाया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बेटे कौशिक में तुम्हारी आधी भी अक्ल होती तो तुम्हें आज मरना नहीं पड़ता। ये कहकर आरव ने चमकती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हंसराज का चेहरा, जो अब तक शांत और स्थिर था, अचानक गंभीर हो गया, जैसे उसके माथे पर काले बादल छाए हों जो कभी भी गरज सकते हों। मेरे बेटे का क्या कौशिक का तुमसे कोई पुराना झगड़ा है? आरव ने सिर हिलाया, समझाना झंझट भरा है। सीधे कहूं तो अगर वो नहीं होता तो तुम कुछ और दिन जिंदा रह सकते थे।
छोटे भाई, लगता है तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं है। ओ, आरव इस वक्त तक ऑफिस डेस्क से करीब 5-6 मीटर की दूरी तक आ चुका था। उसने वहीं रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी हालत? हंसराज ने ताली बजाई और तुरंत ही 10 से ज्यादा काले कपड़ों में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने लोकल बने टाइप 80 ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल लिए और पल भर में ही सारी बंदूकें एक साथ आरव की ओर तनी हुई थीं। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। अगर सबने एक साथ ट्रिगर दबा दिया तो आरव का शरीर छलनी हो जाता। तुम लड़ने में अच्छे हो, ये मानता हूँ। हंसराज ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे की हरे जैड की अंगूठी को घुमाते हुए धीमे और सधे हुए अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हें अपने लिए काम पर रखने का सोच रहा था, लेकिन तुम हालात समझ नहीं पा रहे। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगा था कि मेरे आदमी बिना बंदूक के होंगे? तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? आरव हंस पड़ा। हंसराज की आंखों में क्रूरता उभर आए। कम से कम इतना मूर्ख नहीं हूं कि अकेला खड़े होकर 10 बंदूकधारियों से भिड़ जाऊं। अगर मैं सच में भिड़ने की हिम्मत रखता हूं तो? आरव ने दिलचस्पी से पूछा। हंसराज थोड़ी चिढ़ से बोला, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। सुनो, तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, सब कुछ साफ साफ बता दो कि यहाँ रात में क्यों आए, फिर मैं जैसा ठीक समझूं वैसी सजा दूंगा। दूसरा विकल्प, मेरी बंदूकें खाओ और खुद देखो आगे क्या होता है। आरव मुस्कुराया और बॉडीगार्ड्स की कतार को देखकर बोला, मैं भी तुम लोगों को 2 विकल्प देता हूँ। पहला, इन बंदूकों को इस बूढ़े के सिर पर तानो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दूसरा, तुम सब मारे जाओगे। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं बची। हंसराज अब पूरी तरह गुस्से में था और गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि तभी उसने अपने सिर के पीछे ठंडी सी चीज महसूस की। टाइगर, तू। इस जीवन मृत्यु की घड़ी में हंसराज ने साफ महसूस किया कि उसके सिर के पीछे कुछ ठंडा दबा हुआ है और बिना देखे भी उसे पता चल गया कि वो एक बंदूक की नली है। वो गंजा आदमी जो अब तक उसके पीछे खड़ा था, अब अपनी बंदूक उसी की ओर घुमाए खड़ा था, चेहरे पर पूरा संकल्प। टाइगर, ये सब क्या है? हंसराज के दोनों हाथ कुर्सी की बाहों पर कस गए, उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं, गुस्से से कांपते हुए। गंजे की आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर कठोरता थी। इसका कोई और मतलब नहीं है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस आदमी का पहला विकल्प चुनता हूँ। हाँ, हंसराज हंसी में फूट पड़ा। तू पागल हो गया है क्या? तुझे लगता है अगर तूने मुझे मार भी दिया तो बाकियों की बंदूकें तुझे और उसे उड़ाने में वक्त लगाएंगी? टाइगर की आंखें सिकुड़ गईं, आवाज गहरी हो गई। मैं दांव लगाऊंगा, ये मानकर कि जो भी इस आदमी ने कहा वो सच है। आरव इस पूरे नाटक को मजे से देख रहा था। उसने टाइगर की ओर देखकर कहा, टाइगर, अगर तुमने गोली चलाई और अपने बॉस को खत्म किया तो मैं वादा करता हूं कि तुम मरेगा नहीं। इसी वक्त हंसराज के बाकी बॉडीगार्ड्स को होश आया। 2 बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें घुमाकर टाइगर के सिर पर तान दी और किसी भी पल गोली चला सकते थे। हंसराज की आंखें गुस्से से फटी हुई थीं। उसने हंसते हुए कहा, टाइगर, तू इतने सालों से मेरे साथ है, पर मुझे नहीं लगा था कि तू इतना मूर्ख निकलेगा। अगर अभी बंदूक नीचे रख दे तो शायद कुछ सुलझाया जा सकता है, नहीं तो ट्रिगर दबाते ही दोनों मर जाओगे। टाइगर ने आरव की ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी जैसे किसी शो का आनंद ले रहा हो। टाइगर के चेहरे पर पहले एक झिझक आई, फिर संकल्प, फिर चमक। बॉस हंसराज, अब मैं तुम्हें विदा करता हूँ। तू। बैम बैम बैम। कुछ ही पल में स्टडी रूम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पूरी बिल्डिंग हिल उठी। गर्म गोलियां लपटों जैसी निकलकर किताबें, भारतीय मिट्टी के सामान और हवा को चीरती हुई जा रही थीं। लेकिन उस पल में जब कोई कुछ समझ भी नहीं पाया, आरव का शरीर मानो हवा बन गया। वो 5 मीटर की दूरी से टाइगर के पास पहुंचा और 2 बंदूकों की नली जो टाइगर की ओर थी उन्हें ऊपर की तरफ मोड़ दिया। टाइगर के ट्रिगर दबाने के साथ ही जिन 2 गार्ड्स की बंदूकें उसके सिर पर थीं, उनकी गोलियां सीधा छत में चली गईं। पहली गोली की आवाज के बाद बाकी के सारे बॉडीगार्ड्स चौंक गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उनका निशाना कैसे बदल गया, क्योंकि आरव अब उनके पीछे खड़ा था। किसी को कुछ समझने से पहले ही आरव ने 2 बंदूकें छीन ली और उनकी नलियां बाकियों की ओर तान दी, जैसे बंदूकें खुद जानती हो कि कहां निशाना लगाना है। बम बम बम, एक के बाद एक गोलियों की बारिश हुई और सारे बॉडीगार्ड्स गिर पड़े। हर किसी को एक जैसी ही जगह पर गोली लगी, कनपटी पर। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ऐसा लग रहा था मानो कोई तेज गति वाली फिल्म चल रही हो। बीच के दृश्य दिखाई ही नहीं दिए। टाइगर को लगा कि ट्रिगर दबाने के ठीक 1 सेकंड बाद पूरी दुनिया बदल गई। जो खड़े थे वो सब गिर गए, जो गिरने चाहिए थे वो खड़े थे। उसके गाल से पसीने की एक बूंद बह निकली। उसने मुड़कर आरव को देखा।
जो एक कोने में शांत मुस्कान लिए खड़ा था। टाइगर की सांसें थम सी गईं, मानो सपना देख रहा हो। ये आदमी कौन है और क्या चमत्कार कर दिखाया उसने? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आरव ने बंदूकें किनारे फेंकी, हंसराज की आंखें खुली, लाश को लात मारी, एक कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? आरव ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर पूछा। टाइगर झटके में होश में आया और तुरंत एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी भगवान के सामने हो। कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम गौरव है। अंडरवर्ल्ड में लोग मुझे टाइगर कहते हैं। हंसराज के साथ कितने सालों से हो? 8 साल। अब जाकर टाइगर की सांसें सामान्य हुई और उसने सावधानी से जवाब दिया। तो तुम उसके पुराने लोगों में से हो, फिर भी तुमने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया कि मैं इस हालत में जीत सकता हूँ? गौरव कुछ देर चुप रहा, फिर सिर उठाया। उसके चेहरे पर नफरत झलक रही थी। मैंने हंसराज के लिए अपनी जान दी, उसके लिए लोगों को मारा, उसके लिए इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन उसका हरामी बेटा, उसने मेरी सगी बहन को नशा देकर रेप किया और फिर उसे एक वेश्या की तरह ट्रीट किया। हंसराज ने कहा था कि वो मेरी बहन को अच्छा घर देगा और मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन कौशिक तो इंसान ही नहीं है। जब उसका मन करे तो खेलता है और जब मन भर जाए तो फेंक देता है। पहले मेरी बहन एक सीधी सादी स्कूल की लड़की थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। ये बाप बेटे मेरी एकमात्र रिश्तेदार की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। मैं तो कब से इन दोनों को मारना चाहता था। ये कहते कहते गौरव की आंखों में गुस्से की आग थी और उसकी आंखों से 2 बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें बह निकली। इतने बड़े होकर भी रो रहे हो? आरव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और अच्छी तरह समझ गया था कि गौरव अपनी बहन की हालत देखकर दुखी था। ये बातें कोई झूठ नहीं थी, और अगर कोई आम आदमी होता तो इतनी गंभीर हालत में खुलकर किसी का साथ देने की हिम्मत शायद ही करता। गौरव ने अचानक सिर उठाया, आंसू पोंछे और पूरे दिल से बोला, बॉस, अब से गौरव की जान आपकी है। चाहे बैल बनकर काम करना पड़े या घोड़ा, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आरव हंस पड़ा और बोला, तुम तो बड़े सीधे तरीके से बॉस बदल लेते हो। कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा अंडरवर्ल्ड बॉस बनना चाहता हूँ? और किस भरोसे पर कि मैं तुम्हारा बॉस बनने को तैयार हूँ? ये गौरव के पास कहने को कुछ नहीं बचा, फिर भी बेशर्मी से बोला, लड़ाई झगड़ा और इलाके पर कब्जा करने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। अगर बॉस को ऐतराज न हो तो मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं आपकी बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है? गौरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे फिर से आरव की खतरनाक फुर्ती याद आ गई। वो झुककर धीमे से बोला, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आरव ने उसका ये निराश चेहरा देखा और मन ही मन उस सीधी बात करने वाले हटे कट्टे आदमी को पसंद करने लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि सूरज नाम का ये आदमी बहादुर तो था, लेकिन समझदार भी और मौके की नजाकत पहचानता था। बार में भी जब उसे आरव की असामान्य लड़ने की क्षमता का एहसास हुआ था तो उसने तुरंत समझदारी दिखाई, माफी मांगी और गिफ्ट भी दिए, बिना कोई बखेड़ा किए। और इस बार अपनी बहन के लिए उसने अपनी सच्ची फितरत दिखाए, आरव पर भरोसा किया और जान दांव पर लगा दी। थोड़ी देर सोचकर आरव खड़ा हुआ और बोला, गौरव, मैं अंडरवर्ल्ड के मामलों में खुद तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को भी नहीं पढ़ने दूंगा। बॉस, आपका मतलब क्या है? गौरव को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो फौरन पूछ बैठा। आरव कमरे में टहलते हुए बोला, हंसराज के हटते ही इस इलाके का अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। मुझे चाहिए कि तुम हंसराज की जगह ले लो। गौरव थोड़ा परेशान होकर बोला, बॉस, उस बूढ़े की जगह लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके खास आदमी तो आप पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं और मैं अकेला ही बचा हूँ। इन सालों में मेरी सोसाइटी में अच्छी साख बन गई है, तो अगर थोड़ा सख्ती से काम लूं तो मेरे साथ जो भाई होंगे वो इलाके को संभाल लेंगे। लेकिन मैं इसे चलाना नहीं जानता। अंडरवर्ल्ड में भी बिजनेस होते हैं और वो सब हंसराज खुद संभालता था। मुझे इन सब का कोई अनुभव नहीं है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ इस इलाके को संभालना है। हंसराज के लोग बिखरे नहीं, उन्हें एकजुट रखना है। बाकी जो करना है वो मैं किसी से कहलवाऊंगा। किसी से? गौरव थोड़ी उलझन में बोला, आप खुद नहीं संभालेंगे बॉस? मुझसे भी ज्यादा बेहतर कोई है इस काम के लिए। आगे चलकर तुम्हें उसी के निर्देश पर काम करना होगा और ज्यादा सवाल मत पूछना। जहां तक वेस्ट यूनियन सोसाइटी का सवाल है, वहां भी तुम हंसराज की जगह लेने की कोशिश करना और पहले जैसी ही उनकी बात मानते रहना। गौरव कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और गौरव को थमा दिया। ये लो, ये मेरा मोबाइल नंबर है।
मेरा नाम आरव राठौड़ है। आगे से मुझे बॉस मत कहना। मैं हंसराज नहीं हूँ और ना ही तुम्हें अपना गुर्गा बनाना चाहता हूँ। गौरव ने वो नंबर तुरंत पकड़ लिया और हाथ में कसकर थामते हुए सच्चे दिल से मुस्कुराया। जी बॉस। ओह नहीं, मिस्टर आरव। आरव संतुष्ट होकर बोला, इसके बाद क्या करना है तुम खुद तय करोगे। कोई व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा और इस इलाके की ताकत को मैनेज करने में मदद करेगा। अगर कोई ऐसी रुकावट आती है जो तुम सुलझा नहीं सकते तो मुझे फोन करना, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन जब तक कोई जरूरी बात न हो इस नंबर पर कॉल मत करना। गौरव एकदम गंभीरता से सुन रहा था और उसमें जरा भी असहमति नहीं दिखी। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डालते हुए आरव को याद आया कि ये बिजनेस ट्रिप करीब 2 घंटे चली और अब आधी रात हो चुकी है। उसे रोज से किया वादा याद आया और उसके भीतर एक गर्म जोश सा उमड़ आया। वो गौरव से बोला, काफी देर हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। तुम्हारी बहन शायद अभी भी कौशिक के कमरे में हो। कौशिक को मैंने बेहोश कर दिया था लेकिन शायद अभी जिंदा है। मेरा सुझाव है कि कौशिक को तुम्हारी बहन को सौंप दो, इससे किस्मत का पलटा मान लो। कौशिक का नाम सुनते ही गौरव की आंखों में ठंडक सी चमक उठी। वो गंभीरता से बोला, मिस्टर आरव, मैं और मेरी बहन दोनों आपके इस नए जीवन के मौके के लिए शुक्रगुजार हैं। आगे कभी भी आपको गौरव की जरूरत पड़े, चाहे आग का दरिया हो या तलवारों का पहाड़, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तो चापलूसी कम किया करो। तुम्हारी बातों से तो 80 के दशक के टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट जैसी बदबू आ रही है। आरव हंसते हुए गौरव के कंधे पर हल्का सा थपका और सीधा स्टडी रूम से निकल गया। चूंकि परमार रेजिडेंस पहले ही बिखर चुका था, आरव को किसी ने रोका नहीं। वो आसानी से मुख्य दरवाजे से बाहर निकला और पार्किंग की ओर बढ़ गया। लेकिन अभी वो 1 मील भी नहीं चला था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंधेरे पार्क के पास की झाड़ियों के किनारे 3 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और वहां कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आरव इतना बेवकूफ नहीं था कि सोचता कि हंसराज ने पुलिस बुला ली होगी। वो तो जैसे चूहा बिल्ली को खुद बुला रहा हो। वैसे भी पुलिसकर्मी कुछ छिपकर काम कर रहे लग रहे थे, यानी कोई और मिशन था। बस संयोग से ये इलाका चुना गया था। थोड़ी देर सोचकर आरव ने तय किया कि वो बस अपने काम से काम रखेगा और पुलिस को देखकर अनदेखा कर देगा। लेकिन उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाए, रुको। ये आवाज नाजुक मगर जानी पहचानी सी लगी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुरा उठा, अरे ब्यूरो चीफ आराध्या। इतनी रात को भी मुलाकात हो गई, इसे किस्मत ही कहेंगे ना। जो पुलिस वाली पास आई थी वो वही थी जिससे आरव पहले मिल चुका था, आराध्या। रात की ठंडी हवा में वो डार्क ग्रीन पुलिस यूनिफॉर्म में बेहद शालीन और सख्त दिख रही थी। उसके चेहरे की तीखी बनावट में वो बहादुरी झलक रही थी जो आम महिलाओं में नहीं होती। हल्का मेकअप, आईलाइनर और पिंक लिपस्टिक ने उसमें एक नारी सुलभ आकर्षण जोड़ दिया था और उसकी कद काठी तो जैसे किसी फिल्मी हीरोइन जैसी थी। आराध्या ने शक की नजर से आरव को देखा और पूछा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो आरव ने थोड़ा झेपते हुए हाथ मलते हुए हंसकर कहा, असल में ये मेरी पर्सनल बात है, बता नहीं सकता क्या? आराध्या को उसका ये हंसता मुस्कुराता चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे याद था कि यही आदमी उसके 2 सिविल पुलिस वालों को पटक चुका था। उसने बिना कोई हाव भाव बदले सख्त आवाज में कहा, पुलिस जब सवाल करे तो सच सच जवाब देना चाहिए। ये जांच में सहयोग करना कहलाता है। आरव आराम से बोला, ब्यूरो चीफ आराध्या, बात कुछ बड़ी नहीं थी। मैं एक लड़की के साथ नदी किनारे उसके होठों को चूम रहा था। फिर उसके ब्रेस्ट छुए, उसका स्कर्ट उतारा और उसके जांघों को पकड़ा। और हाँ, उसने भी मेरी वो चीज पकड़ ली। आपको तो पता नहीं, उसका हाथ बहुत भारी था। असली बात यह है कि वो बहुत एक्साइटेड थी और कहने लगी कि मेरी चीज सबसे बड़ी है जो उसने आज तक देखी थी। उस वक्त तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर इतना सुनते ही आराध्या के गाल और कान तक लाल हो गए। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा, चुप रहो, एक शब्द और मत बोलना। ये आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? आराध्या को लगा जैसे उल्टी हो जाएगी। आरव ने एकदम गंभीर होकर कहा, ब्यूरो चीफ आराध्या, आपने तो कहा था कि जांच में सहयोग करें, तो मैंने तो अपनी इतनी प्राइवेट बात भी बता दी। और आप हैं कि मेरी ईमानदारी की कदर ही नहीं कर रही, एक नेक दिल आम नागरिक की। आराध्या का मन तो कर रहा था कि वो आरव को जोर का थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसे याद था कि अभी वो ड्यूटी पर है। उसने मन में सोचा, समझदार औरत 10 साल इंतजार कर सकती है बदला लेने के लिए, और फिर हाथ घुमाकर बोली, चलो भागो यहाँ से, जल्दी दफा हो जाओ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ऑडियो टून को।